नमस्ते एंड वेलकम माय डियर एस्पिरेंट्स। आज हम बिटकॉइन के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। और करंट सिनेरियो जो कि बिटकॉइन के साथ बना है, बिटकॉइन की वैल्यू एकदम से गिरी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसके पीछे क्या रीज़न है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी के बनाने की या उसको ट्रांजैक्शन करने के लिए उसकी माइनिंग कैसे होती है, इन सारी बातों को ध्यान में देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट कि हमको क्रिप्टो करेंसीज की ज़रूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास करेंसी नोट थे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको इस पूरे सिनेरियो को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ये ज़िंदगी भर याद रहे। तो चलते हैं। सबसे पहले तो अभी की जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में बता रहा हूँ। बिटकॉइन प्लंग्स 70% आफ्टर इलोन मस्क ट्वीट ऑन टेस्ला नॉट एक्सेप्टिंग क्रिप्टो करेंसी। अब टेस्ला को तो आप जानते ही होंगे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में वर्ल्ड में नंबर 1 पे आती है टेस्ला। और ये किसके द्वारा उनकी जाती है? एलोन मस्क के द्वारा। एलोन मस्क काफ़ी फेमस एंटरप्रेन्योर है वर्ल्ड में। तो दोस्तों इससे क्या हुआ है, एकदम से बिटकॉइन की वैल्यू डाउन गई है। बिटकॉइन की वैल्यू डाउन क्यों गई है? क्योंकि कुछ महीने पहले एलोन मस्क ने ही ट्वीट करके कहा था कि अब हम बिटकॉइन में ट्रेड करेंगे, उसमें ट्रांजैक्शन को वैलिड मानेंगे यहाँ पर। लेकिन अब वापिस से बैक किया है। उसके कारण को भी बताऊंगा मैं क्यों किया, क्या कारण दिया उन्होंने कि हम क्यों नहीं बिटकॉइन को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको क्रिप्टो करेंसी के इतिहास के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि क्रिप्टो करेंसी की ज़रूरत क्यों पड़ी हमको। तो इसकी शुरुआत होती है 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से। हाँ दोस्तों, आपको याद होगा कि यूएस में सब प्राइम क्राइसिस के बाद पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी और उसके बाद डॉलर की वैल्यू काफ़ी डेप्रिशिएट हुई थी। और डॉलर की वैल्यू डेप्रिशिएट होने से जो अनार्किस्ट टाइप के लोग थे वर्ल्ड में, जो डिफरेंट टाइप के ग्रुप ओन करते थे और ट्रांजैक्शन करते थे, उनके अंदर एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। और उन्होंने विचार लगाया कि ऐसे तो हम किसी भी करेंसी पर डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर वैल्यू क्या हो गई थी, डॉलर की डेप्रिशिएट हो गई थी। तो उन्होंने इसका कुछ अल्टरनेटिव निकालने की कोशिश की। और फिर सातोशी नाम का कोई बंदा आया जिसने ये टेक्निक खोजी थी ब्लॉकचेन की, और उसको बिटकॉइन को बनाकर उसको रिप्रेजेंट किया कि इस तरह से आप इस यानी कि डिजिटल करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी में आप ट्रेड कर सकते हो। अगर मैं सबसे पहले बिटकॉइन की वैल्यू की बात करूं तो इंडियन रुपीज़ में यह है तकरीबन 37 लाख रुपए की इक्वल है। और हुआ क्या, जैसे ही एलन मस्क ने ट्वीट किया कि हम ट्रांजैक्शन के लिए बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एकदम से उसकी वैल्यू क्या गई, डाउन गई। देखिएगा यहाँ पे ये $50,000 है और इस लाइन से नीचे आप देख पा रहे होंगे एकदम से यहाँ पे $45,000 के आसपास भी ये गिर गई थी। और उसके बाद ये थोड़ा सा एक दिन का डाटा है, ये ऊपर गया नीचे गया, तो मोर और लेस ये यहीं पर क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। बट इससे पहले इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, 50,000 55,000 से भी ज़्यादा थी। तो इस तरह से हुआ। और उन्होंने इसके पीछे का जो कारण बताया वो ये बताया कि हम इन्वायरमेंट को लेकर काफ़ी कंसर्न है और वी आर कंसर्न अबाउट रैपिड इंक्रीज ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर बिटकॉइन माइनिंग एंड ट्रांजैक्शंस स्पेशली कोल विच हैज़ वर्स एमिशन ऑफ एनी फ्यूल। हाँ दोस्तों, किसी भी क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन की माइनिंग करने के लिए, हाँ दोस्तों, बिटकॉइन को माइन किया जाता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स पजल होते हैं, बड़े अच्छे कंप्यूटर चाहिए होते हैं उनके लिए, काफ़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद कोई बिटकॉइन यानी कोई ब्लॉक आपको मिलता है और उसको फिर आप पूरे डाटा में क्या करते हो, मैच करते हो, तब जाकर वहाँ पर बिटकॉइन निकल के आता है। तो इस तरह से यूज करते हो आप। और उसके लिए आपको ऑब्वियसली किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और एनर्जी के लिए क्या हो रहा है, वहाँ पे फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है, फॉसिल फ्यूल कोल का इस्तेमाल हो रहा है। तो इस करके उन्होंने कहा क्रिप्टो करेंसी। और उन्होंने साथ में कहा कि क्रिप्टो करेंसी इज ए गुड आइडिया ऑन मैनी लेवल्स एज वी बिलीव इट हैज़ ए प्रोमिसिंग फ्यूचर बट दिस कैन नॉट कम एट द ग्रेट कॉस्ट एट द इन्वायरमेंट। हम इन्वायरमेंट की कॉस्ट पर इसको इतना प्रमोट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो टेस्ला है दोस्तों, आपको पता ही होगा, वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, कंपनी है जाइंट। और अगर वही किसको बढ़ावा देगी, कोल को बढ़ावा देगी, तो क्या इफेक्ट जाएगा वहाँ पर, क्या इमेज बनेगी उसकी। इस करके उन्होंने इस चीज़ को बैक किया है। अब इसके पीछे और कारण हो सकते हैं, हमको नहीं पता। अब हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं। ब्लॉकचेन एक स्पेसिफिक टाइप का डाटाबेस होता है और ये दूसरे टाइप के डाटाबेस से काफ़ी अलग है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ब्लॉकचेन के रूप में स्टोर होती है। हाँ दोस्तों, जैसे कि ये कोई ब्लॉक है और इस ब्लॉक के साथ आपने क्या किया है, दूसरे ब्लॉक को फिट करना है, तो आप इसको यहाँ पर उठा कर लगाओगे तो ये पूरा का पूरा एक इन्फॉर्मेशन यानी कि एक पूरा का पूरा
यूनिट बन जाएगा। तो इस तरह से डाटा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है अलग अलग कंप्यूटर में। इसमें आपका जो कंप्यूटर्स होते हैं, यानी कि जो भी नेटवर्क होता है कंप्यूटर्स का, जहाँ पर ये माइनिंग की होती है और एक दूसरे को ट्रांजैक्शन किया जाता है, उन सभी कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा होता है, जो भी माइनिंग उन्होंने की हुई होती है वहाँ पे, उस सारे डाटा को हम क्या कहते हैं, ये बिटकॉइन यानी कि किसी भी ब्लॉकचेन का डाटा है। ये कहीं पर एक जगह स्टोर नहीं होता जैसे कि एज़ यूजुअल किसी भी कंपनी में या किसी डाटाबेस में होता है। ये हर एक कंप्यूटर यानी कि उस पूरे के पूरे चेन के हर एक कंप्यूटर का डाटा को यूज़ करता है। अब इसको समझने के लिए काफ़ी इजी है ये। देखो कि मान के चलो कि ए पर्सन है, उसने बी पर्सन को ट्रांजैक्शन करनी है और वो बिटकॉइन को क्या करता है, एज ए ब्लॉक सेंड करता है। तो द ट्रांजैक्शन इज रिप्रेजेंटेड ऑनलाइन एज ए ब्लॉक। एक ब्लॉक की तरह है, उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा अगर आप भेजोगे तो। जैसे ये हो गया ब्लॉक। अब उस ब्लॉक को क्या किया जाता है, ब्रॉडकास्ट किया जाता है नेटवर्क में। ये जो पूरा नेटवर्क था इसमें ब्रॉडकास्ट किया जाता है और सारे कंप्यूटर वहाँ पर उसको अप्रूव करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन क्या है, वैलिड है। तो उस ट्रांजैक्शन वैलिड को कब पूरा होगा, जब वो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन में ठीक तरह से ब्लॉक फिट बैठ जाएगा और पूरी इन्फॉर्मेशन को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। तो तब जाके वो क्या हो जाएगी, ट्रांजैक्शन वैलिड मानी जाएगी और आप क्या कर पाओगे, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांजैक्शन कर पाओगे। जैसे कि ये क्या हो गया, एक करेंसी का क्या हो गया, अल्टरनेटिव बना दिया हमने। हाँ दोस्तों, जो करेंसी होती है किसी भी एक सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा क्या की जाती है, अथोराइज की जाती है या कंट्रोल की जाती है, जैसे इंडिया में आरबीआई। बट जो ये करेंसी का ट्रांजैक्शन सिस्टम है ये किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा ओन नहीं होता, ये डिसेंट्रलाइज होती है और इसमें आप क्या कर सकते हो, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते इसकी वैल्यू को। तो इस तरह से ये इस टेक्निक की काफ़ी सारी एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। तो यहाँ पर बिटकॉइन के साथ और भी सारी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में उतर आई हैं, जैसे इथेरियम हो गया और डोगी कॉइन हो गया। किसी भी क्रिप्टो करेंसी को आप माइन करते हो दोस्तों और उसमें हाई टेक्निक यूज़ किया जाता है, हाई टेक्निक कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है और उसमें बहुत सारे घंटे लग जाते हैं और काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के करने के बाद आप पजल सोल्व कर पाते हो और उस पजल सोल्व करने के बाद आप अलग अलग लेवल पे पहुंचते हो। तब जाकर आपको कोई ना कोई एक माइन करके आप क्या मिलता है, जैसे कोई हम खदान में से हीरा निकालते हैं ना, खोद खोद के, तो उस तरह से एक क्रिप्टो करेंसी प्राप्त होती है। यहाँ पे मैंने एनर्जी का जो कंजम्पशन है उसका डाटा भी लिया है कि एक बिटकॉइन के लिए हमको कम से कम 300 kg कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करना पड़ेगा, तब जाकर हम एक बिटकॉइन को प्राप्त कर पाएंगे। इतनी एनर्जी लगती है वहाँ पे, विच इज़ द इक्विवेलेंट टू दी कार्बन फुटप्रिंट प्रोडक्शन बाई विच इज़ इक्वल टू 7,50,100 क्रेडिट कार्ड स्वाइप्स। तो ये था किसी भी बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बनाने का तरीका और उसके लिए क्या कैसे कितने इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। एंड लास्ट में अगर आपको फिर भी कुछ चीज़ें पूछनी हैं तो मेरे से आप पूछ सकते हो। ये मेरा नंबर है और ये मेरी ईमेल एड्रेस है और आप वीडियो के कमेंट में भी मुझे लिख के बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।